सो हे गाइस, दिस इज मी पूजा चुग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, कैसे रिलीज होते हैं, क्या इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे, कैसे सिंथेसाइज होते हैं, क्यों सिंथेसाइज होते हैं, कब सिंथेसाइज होते हैं और इनके क्या बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको डिकोड करेंगे बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो ये जो नोट्स हैं हम इसकी हेल्प लेंगे और इससे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो इकोसेनोइड्स होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन है, वो एक सब पार्ट है इकोसेनोइड्स की फैमिली का। ठीक है, जो इकोसेनोइड्स होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, ये एक ग्रुप होते हैं बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स का, जो 20 फैटी एसिड के बने होते हैं और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो कि शॉर्ट रेंज मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं। मतलब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं और शॉर्ट टर्म मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। मतलब इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, यानी कि जल्दी एक्टिवेट होते हैं टेम्परेरी बेसिस के लिए, जो इनका फंक्शंस होता है वो परफॉर्म करते हैं, देन इसका डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाय द बॉडी। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं प्रोस्टेनोइड्स, ल्यूकोट्रिन्स। ये जो होते हैं ना, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो इसकी सिंथेसिस के बेसिस पे होता है। मतलब जैसे डिफरेंट एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं उसको सिंथेसाइज करने के लिए। जैसे प्रोस्टेनोइड्स होते हैं, इनको जो सिंथेसाइज करता है ये सिंथेसाइज होते हैं बाय कोक्स पाथवे। और जो ल्यूकोट्रिन्स होते हैं, ये ल्यूकोट्रिन्स जो होते हैं ये सिंथेसाइज होते हैं बाय द लोक्स पाथवे, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे एंड लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया कि जो ये है 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बने होते हैं। ठीक है, और ये हमने इसकी क्लासिफिकेशन की बात की। जो जो इकोसेनोइड्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास इंक्लूड होते हैं फर्स्ट प्रोस्टेनोइड्स, सेकंड लिपोक्सिन्स एंड थर्ड वन इज ल्यूकोट्रिन्स। ठीक है, बस है प्रोस्टेनोइड्स। इसके अंदर भी हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन, ये हमारे पास प्रोस्टेनोइड्स के पार्ट है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है जो लिपोक्सिन्स होते हैं, ये बेसिकली फंक्शन इनका सेम है, लेकिन इसके जो बनने का प्रोसेस होता है, बनने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, ये लोक्स पाथवे के थ्रू बनता है, इसीलिए हम इसको ल्यूकोट्रिन्स के साथ अलग से रखते हैं। ठीक है, तो जो ल्यूकोट्रिन्स होते हैं ये हमारे पास क्या होता है, ये डब्ल्यूबीसी के अंदर बनते हैं। ठीक है, और ये लगभग हर एक सेल के अंदर बनते हैं। ठीक है, ये जो प्रोस्टेनोइड्स है इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की। ये हमारे पास अर्ली 1930s के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन को इसको डिस्कवर किया गया था। ये देखा गया था कि जो हमारे पास ह्यूमन सीमन होता है और जो सेमिनल वेसिकल का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो एनिमल से निकाला जाता है, वो यूटेरिन टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करने के काम में आ रहा था। मतलब अगर उसकी प्रॉपर्टी देखी गई थी तो ये देखा गया था कि वो जो हमारे पास सीमन है या फिर उसके जो सेमिनल वेसिकल का एक्सट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करा रहा था यूटेरिन टिश्यू को। ठीक है, और उसको जब साइंटिस्ट ने प्योरीफाई करा तो ये पाया गया कि जो सब्सटेंस है उसको प्रोस्टाग्लैंडिन बोला, क्योंकि वो प्रोस्टेट ग्लैंड से सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो उसको हमने प्रोस्टाग्लैंडिन नाम दिया। ठीक है, साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो जो होते हैं ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे कोई भी इंजरी होगी, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम ये रिलीज होते हैं। ठीक है, या फिर फीवर कोज करते हैं, ठीक है, तब ये रिलीज होते हैं। कोई भी इन्फेक्शन हो गया ये तब रिलीज होते हैं। ठीक, अल्फ वॉन यूलर ने 1937 में प्रोस्टाग्लैंडिन को डिस्कवर किया। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ये केमिकली डेरिवेटिव होते हैं प्रोस्टेनोइक एसिड। प्रोस्टेनोइक एसिड ये जो होता है ना, ये हमारे पास एक बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक साइक्लोपेंटेन रिंग होती है और उसके बाद एक हमारे पास एक्स्ट्रा कार्बन चेन लगी होती है और नीचे की तरफ सेकंड कार्बन चेन। इसके नंबरिंग के बेसिस पे हमारे पास अगर इसमें डिफरेंट ग्रुप्स ऐड होते हैं तो डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, वो उसके टाइप हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, मतलब जल्दी बनते हैं, जल्दी ही डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं बाय द बॉडी। ठीक है, और ये जो होते हैं इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ही मतलब बहुत ही शॉर्ट होती है। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैं, अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, साइड चेन के अंदर, वो डिटरमाइन करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं सीरीज 1 को बिलोंग करेंगे, 2 को या फिर 3 को। मतलब जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड के बेसिस पे वो टाइप्स डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड है तो सीरीज 1 को बिलोंग करेंगे, 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो सीरीज 2 को, और 3 डबल बॉन्ड है तो वो सीरीज 3 को बिलोंग करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, और अभी हम बना रहे हैं प्रोस्टेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रोस्टेनोइक एसिड का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास ये एक साइक्लोपेंटेन रिंग होती है। ठीक है, एक साइक्लोपेंटेन रिंग होती है। अभी साइक्लोपेंटेन रिंग के अंदर ऊपर की तरफ हमारे पास कार्बन नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5
6 एंड 7। 7 कार्बन हमारे पास अपर वाली साइड चेन में प्रेजेंट होते हैं, नीचे वाली साइड चेन में हमारे पास 8 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। ओके, तो इसकी हम नंबरिंग करते हैं और उस नंबरिंग के बेसिस पे हमारे पास डिटरमाइन होता है कि कौन से हमारे पास उसको बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 10, कार्बन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, okay, then 17, then 18, okay, then 19 and at last carbon number 20। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोस्टेनोइक एसिड का। ठीक है, इसमें हमारे पास कार्बन नंबर 1 से लेके ये साइड चेन में हमारे पास ऊपर वाली साइड चेन में 7 कार्बन की चेन होती है और नीचे वाली 8 कार्बन की चेन होती है और बीच में हमारे पास ये साइक्लोपेंटेन रिंग होती है। ठीक है, COOH ग्रुप होता है यहाँ पे। हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है प्रोस्टेनोइक एसिड का। इसके अंदर जो कार्बन नंबर 1 होता है वो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उससे स्टार्ट होता है। प्रोस्टेनोइक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर था। अगर हम उसके अंदर कार्बन नंबर 5 और 6 के ऊपर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, 13 14 के अंदर डबल बॉन्ड लगा देते हैं एंड 9th पोजीशन पे हमारे पास कीटोनिक ग्रुप आ जाता है एंड 11th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है, तो हमारे पास बनता है PgE2। E2 किस लिए? जैसे हमारे पास अगर हम बात करें कि ये PgE2 बनता है, PgE2। ठीक है, अभी PgE2 कैसे बनता है? ये जो हमारे पास E होता है, जो हमारे पास E है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि हमारे पास 9th पोजीशन पे तो डबल बॉन्ड O आएगा एंड 11th पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। ठीक है, 9th पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप, जो ये हमारे पास E है, E की क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड क्या होता है? E की क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होता है 9th पोजीशन पे और 11th पोजीशन पे। बाकी सब सेम होता है प्रोस्टेनोइक एसिड के अंदर। ठीक है, अगर हम E की बात करें, अभी 2 की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ E की बात कर रहे हैं, तो ये जो 9th पोजीशन होता है, इस 9th पोजीशन के ऊपर अगर हमारे पास डबल बॉन्ड O है यानी कि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड O है यानी कि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, देन हम 11th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 9th पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो EC आ गया हमारे पास। तो E के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होता है कि 9th पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड O हो एंड 11th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो ये हमारे पास जो पूरा ग्रुप है ये हमारे पास बन जाता है PgE2 टाइप। ठीक है, अंदर ये जो 2 है ये डिनोट करता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 लिखा है तो इस 2 का मतलब हो गया कि डबल बॉन्ड्स जो है हमारे पास, ये जो डबल बॉन्ड है ये डिनोट करता है डबल बॉन्ड्स को। तो 2 डबल बॉन्ड हमारे पास इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो PgE2 को डिनोट करेंगे। जैसे कि हमारे पास 5 6 के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड 13 14 की साइड चेन के अंदर प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलेंगे PgE2। तो ये हमारे पास बेसिक्स होता है किसी भी प्रोस्टाग्लैंडिन के टाइप के स्ट्रक्चर बनाने का। ठीक है, एक हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोस्टेनोइक एसिड क्या होता है। ठीक है, प्रोस्टेनोइक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हम जो उसका जो मेन जो होता है साइक्लोपेंटेन रिंग होती है, अगर उसके अंदर चेंजेस आते हैं तो हमारे पास ABCDEF ये वाले टाइप्स बनते हैं। और साइड चेन के अंदर अगर हमारे पास डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? सीरीज बनती है, सीरीज 1 सीरीज 2 एंड सीरीज 3। ओके, तो अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोस्टेनोइक एसिड क्या होता है। ठीक है, PgE2 को हमने अभी बना के देखा, आपको समझाया कि PgE2 कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास PgF2 अल्फा भी उसी तरह से बनता है। जैसे हमारे पास प्रोस्टेनोइक एसिड का जो साइक्लोपेंटेन रिंग होती है, साइक्लोपेंटेन रिंग के अंदर 9th पोजीशन पे अगर OH ग्रुप आ जाए और 11th पोजीशन के अंदर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए, 9th एंड 11th पोजीशन के दोनों पोजीशन के ऊपर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है। ठीक है, तो हमारे पास F बनता है। 2 सीरीज के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो 5th पोजीशन है, यहाँ पे हमारे पास 5th पोजीशन है और यहाँ पे हमारे पास 6th पोजीशन है। 5th और 6th पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड आता है एंड देन इधर हमारे पास 13 और 14 के अंदर डबल बॉन्ड आता है, तो हमारे पास F2 बनता है यानी कि सीरीज 2 बनती है। ओके,
उसके बाद हमारे पास ये जो PGE2 है एंड PGF2 अल्फा है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके जो स्मूथ मसल्स होते हैं, यानी कि स्मूथ मसल्स वो होती हैं जो जिसको हम वॉलेंटरली कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं। ठीक है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास PGE2 एंड PGF2 अल्फा होता है। जैसे PGF2 अल्फा, इसका बेसिक फंक्शन होता है कि ये जो यूट्रिन मसल है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जो यूट्रिन मसल की कॉन्ट्रैक्शन है उसको इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, हॉर्मोन्स, जो भी हॉर्मोन्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं स्मूथ मसल की एक्टिविटी के कॉन्ट्रैक्शन को, रिलैक्सेशन को, वो स्टिमुलेट भी करते हैं PGE2 के प्रोडक्शन को एंड PGF2 के प्रोडक्शन को। जैसे हमारे पास कोई भी हार्मोन है, अगर उसका काम है हमारे पास स्मूथ मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, ठीक है, स्मूथ मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, और इधर से हमारे पास ये जो हमारे पास PGE2 है या फिर PGE2 है या PGF2 अल्फा है, इनका भी हमारे पास क्या काम होता है, इसका भी काम होता है हमारे पास स्मूथ मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना। ठीक है, स्मूथ मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, तो ये जो हार्मोन होते हैं ये इनडायरेक्टली इसको भी स्टिमुलेट करेंगे फॉर कंट्रोलिंग द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास जो ये ग्रुप होते हैं लिपिड कंपाउंड के, जो कि हर एक सेल के अंदर मिलते हैं एक्सेप्ट आरबीसी, बिकॉज आरबीसी का फंक्शन सिर्फ ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना होता है, तो इसीलिए उसके अंदर कोई ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होते। तो हमारे पास क्या होते हैं कि जो ग्रुप होते हैं, ये जो लिपिड कंपाउंड होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, हर एक सेल के अंदर सीक्रेट होते हैं एक्सेप्ट आरबीसी। ओके, इसका जो हमारे पास फंक्शन होता है, ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं पेन के अंदर, फीवर के अंदर। प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे होते हैं जो हमारे पास पेन मसल्स, जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करके उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पास क्या होता है, पेन फील होता है। ठीक है, और जो हमारे पास फीवर कोज कराते हैं जैसे कि PGE2, ये हमारे पास फीवर कोज कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है और उसके बाद हमारे पास फीवर यानी कि टेम्परेचर जो होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन करवाता है, डक यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम यानी कि चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन के टाइम यूट्रिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, जैसे PGF2 अल्फा। ठीक है, वेसोडाइलेशन का काम करता है। ठीक है, डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को, ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो इजी हो सके और ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल रह सके। ओके, ब्रेंक्योडाइलेशन भी, यानी कि हमारे पास अगर पहले ब्लड वेसल इतनी थी और इतने में ब्लड पास हो रहा था, देन उसको क्या कर देता है, ये ब्लड वेसल को इंक्रीज कर देता है ताकि ब्लड फ्लो जो होता है वो इजिली हो सके। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे PGA, B, C, D, E, F, G एंड H। जो PGA होता है इसमें क्या होता है, हमारे पास कार्बन नंबर 10 और कार्बन नंबर 11 के अंदर हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है, और ये हमारे पास हो गया डबल बॉन्ड कैसे प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड कौन से ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो इसके नीचे ये जो एक्स होता है, जो कि सीरीज होता है 1 2 3 4, मैंने पहले भी बताया कि जो सीरीज होती है, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 जितने भी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे इस सीरीज को हम डिनोट करते हैं। जैसे PGA है, इसके अंदर कार्बन नंबर 10 एंड कार्बन नंबर 11 के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, PGB है, इसके अंदर कार्बन नंबर 8 और कार्बन नंबर 12 के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और साथ साथ हमारे पास वहाँ पे कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और PGC है, इसके अंदर भी कार्बन नंबर 11 और 12 के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी हमारे पास कीटो ग्रुप देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे PGD है, E के बारे में बात कर चुके हैं, जो कीटो ग्रुप होता है कार्बन नंबर 9 के अंदर प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 11 के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलते। PGA है, PGB है, इसके अंदर हमारे पास कार्बन नंबर 10 और 11 के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो आपको एक बार दिखा देते हैं दोबारा से। जैसे ये है हमारे पास कार्बन नंबर 10 और कार्बन नंबर 11 के अंदर अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा, ये 10 एंड 11, अगर हमने इसके अंदर डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अभी हमने बात की कि 10 और 11 के अंदर अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा तो PGA। अगर ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर है प्रोस्टेनोइक एसिड का, अगर हमने 10 और 11 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया तो PGA बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा, अगर 10 11 के अलावा हमने 8 और 12 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, 8 और 12 के बीच में, 8 एंड 12 के बीच में अगर हमने इधर डबल बॉन्ड लगा दिया, देन ये बन जाएगा PGB। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये टाइप्स बनते हैं, अलग अलग टाइप्स प्रोस्टाग्लैंडिन के। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन क्या होता है, PGI2 भी बोलते हैं इसको। ये इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड प्लेटलेट्स के एग्रीगेट, जैसे हमारे पास
ब्लड है, ब्लड के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं एग्रीगेट होते हैं, उससे हमारे पास क्लोटिंग होती है, ठीक है। ये उसका नेचुरल इनहिबिटर है, यानी कि ये ब्लड क्लोटिंग को इनहिबिट करता है, ब्लड प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है। इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये हमारे पास ब्लड वेसल की वॉल के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये जो हमारे पास सेल है उस सेल के अंदर हमारे पास साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा देता है। ये हमारे पास क्या करता है, साइक्लिक एएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है, इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा देता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो रहे होते हैं उसका इनिबिशन हो जाता है, ठीक है। जैसे वेस्कुलर एंडोथेलियम होता है, ठीक है। इसने क्या करा, प्रोड्यूस करा पीजीआई2, यानी कि इसने प्रोस्टासाइक्लिन को प्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या हो गया, एग्रीगेशन प्रिवेंट हो गई, इसको हम बोलते हैं लोकल वैसोडाइलेटर, यानी कि इसने क्या करा, ब्लड प्लेटलेट्स के फ्लो को इंक्रीज कर दिया, तो ये वैसोडाइलेटर की तरह एक्ट कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं थ्रोम्बोक्सिन्स। ये थ्रोम्बोक्सिन्स क्या होता है, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है ब्लड प्लेटलेट्स का। पीछे हमने ये पढ़ा कि जो प्रोस्टासाइक्लिन होता है ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है बाय द ब्लड सेल वॉल, लेकिन ये जो है प्रोडक्ट है ब्लड प्लेटलेट्स का, ठीक है। कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई आई, जैसे कोई भी हमारे पास इंजरी हुई, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में ये क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग को इंड्यूस कराता है। प्रोस्टासाइक्लिन क्या करवा रहा था, इनिबिट करा रहा था, पर ये थ्रोम्बोक्सिन्स जो होते हैं ये इंड्यूस कराते हैं, ठीक है। जैसे कोलेजन सबस्ट्रेट, थ्रोम्बिन, एपिनेफ्रिन, प्लेटलेट्स, इसके लेवल जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसके लेवल जो होते हैं वो एलिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है। पीछे हमने पढ़ा कि साइक्लिक एएमपी के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे थे, जिसकी वजह से प्लेटलेट फॉर्मेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या हो रहा है, स्टिमुलेट कराया जा रहा है, और यहाँ पे हमारे पास सी साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कराया जा रहा है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो थ्रोम्बोक्सिन्स होते हैं ये हमारे पास या तो इस तरह से एक्ट करता है कि साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, या फिर हमारे पास क्या होता है कि कोई भी एक सेल है, इसके यहाँ पे हमारे पास आउटसाइड है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसके आउटसाइड है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ईसीएम, ठीक है। ईसीएम के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कुछ कैल्शियम आयंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, या फिर हमारे पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जो हमारे पास कैल्शियम आइनोफोर होते हैं उसके भी वो क्या करने लगते हैं, ट्रांसलोकेट करने लगते हैं, यानी कि जो कैल्शियम डाइवेलेंट आयंस के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट के अंदर, या फिर किसी भी हमारे पास इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलिस के अंदर, ठीक है। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इसके अंदर जो हमारे पास ये कैल्शियम आयंस प्रेजेंट हैं, या फिर कोई भी हमारे पास इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलिस के अंदर हमारे पास कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम आयन प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं हमारे पास, ये हमारे पास इधर से ट्रांसलोकेट होके सेल के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। टॉक्सिन्स होते हैं ये या तो हमारे पास साइक्लिक जीएमपी के लेवल को एलिवेट कर देते हैं, या फिर हमारे पास कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को सेल के अंदर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, बाय ट्रांसलोकेटिंग देम फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट और फ्रॉम द इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलिज, ठीक है। करते हैं कि जो फ्री साइटोसोलिक कैल्शियम आयंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो इंड्यूस करते हैं सेलुलर चेंजेस को, जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पीजीआई2, ठीक है। ये हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन्स की बात करी, उसके ऊपर पीजीआई2 जो प्रोस्टासाइक्लिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनिबिटरी होते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन के, और जो थ्रोम्बोक्सिन्स होते हैं वो इंड्यूस करते हैं हमारे पास किसको, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास होता है इसके जो होता है ये रिजल्ट होता है फ्रॉम द प्रोटीन सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम इनटू द वेसिकुलर कंपोनेंट ऑफ द सेल। उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूकोट्रिन्स की। ये जो हमारे पास होते हैं ये ल्यूकोसाइट से बनते हैं, और इसके अंदर 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोट्रिन्स के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी से बनते हैं, और इसके अंदर 3 कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रीमली पोटेंट होते हैं वेस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए और वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस, आयन के मूवमेंट को इंक्रीज करता है, और क्या करता है, वेस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। जैसे ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो माइग्रेट कर रहे होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो वो रिलीज करते हैं ल्यूकोट्रिन्स को एट द साइट ऑफ इंजरी, इंजरी की साइट पे वो रिलीज करेंगे, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू नोक्शियस स्टिमुलाई, यानी कि जो पेन देने वाले स्टिमुलस होते हैं उस इनके रिस्पॉन्स के अंदर ल्यूकोट्रिन्स को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है बाय द माइग्रेटरी ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं, जैसे अभी कोई भी पेन होता है, ठीक है, उसको
रिड्यूस करने के लिए ग्लूकोकोर्टिकोइड्स दिए जाते हैं जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शंस करते हैं। ये क्या करते हैं, इन स्टेरॉइड्स की वजह से जो फोस्फोलाइपेज ए है उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। फोस्फोलाइपेज ए क्या होता है, वो एंजाइम होता है जो कि फोस्फोलिपिड को एराकिडोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। और एराकिडोनिक एसिड क्या होता है, ये होता है इसका प्रिकर्सर होता है एराकिडोनिक एसिड। और वो एराकिडोनिक एसिड बनता है किससे, फोस्फोलिपिड से। और बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम फोस्फोलाइपेज ए, तो जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो फोस्फोलाइपेज ए एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे पास एराकिडोनिक एसिड नहीं होगा। एराकिडोनिक एसिड नहीं होगा तो हमारे पास ल्यूकोट्रिन की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अब जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं इसको वेंडिंग एंडोक्राइन सेल्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये हमारे पास रिलीज करते हैं केमिकल मैसेंजर्स को, जैसे कि हमारे पास ल्यूकोट्रिन्स होते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी और इन्वेजन बाय फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी और एलर्जिक रिस्पॉन्स को इंड्यूस कराते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ल्यूकोट्रिन्स की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो टिश्यू इंजरी कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, Endocrines are the family of pharmacological effect on respiratory, cardiovascular and gastrointestinal system। ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं स्मूथ मसल स्पैम्स को, मायोकार्डियल डिप्रेशन कोज करते हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, म्यूकस की प्रोडक्शन को एनहांस करते हैं एंड मलेरिया ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास कुछ कीमोटैक्टिक प्रॉपर्टीज भी होते हैं जिसकी वजह से जो ल्यूकोसाइट होता है वो अट्रैक्ट होता है एट द सेलुलर इंजरी साइट। ठीक है, कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो ल्यूकोट्रिन्स के इंक्रीज होने पे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अस्थमा हो जाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सेप्टिक शॉक्स, सोरेसिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एंड मायोकार्डियल इश्मीया हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास इसके ल्यूकोट्रिन्स के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं उसकी वजह से। ठीक है, LTD4 एंड LTE4 होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लिंक होते हैं टू द टर्नओवर ऑफ आयन एसिटोल फोस्फेट के रिसेप्टर्स होते हैं LTD4 एंड LTE4। ठीक है, और ये क्या कराते हैं, हमारे पास एक्टिवेशन करवा देते हैं फोस्फोलाइपेज सी का, जिसकी वजह से हमारे पास ये क्या करते हैं, फोस्फोलाइपेज सी का एक्टिवेशन हो जाता है और हमारे पास क्या होता है, regulation of activity of phospholipase C appears to coupled with receptor N-acetyl receptor से coupled होते हैं via guanine nucleotide binding protein GNBP के साथ। ठीक है, उसके बाद जो LTD4 होता है ये रिसेप्टर होता है, ये इनहिबिट होता है बाय द pertussis toxin इन द variety of tissue and cell culture system। उसमें क्या होता है, LTD4 या LTE4 के एंटागोनिस्ट या फिर एगोनिस्ट एनालॉग होते हैं जो इनकी तरह दिखते हैं पर ये नहीं होते। ठीक है, जैसे LTD4 इस तरह से दिखता है, ठीक है, ये एक रिसेप्टर होता है, इसी की तरह दिखने वाले उसको बोलेंगे हम एगोनिस्ट एनालॉग। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एक रैपिड इंक्रीज इन एनोसिटल फोस्फेट आफ्टर स्टिमुलेशन। अगर हम इसको स्टिमुलेट कर दें तो ये हमारे पास क्या करते हैं, एनोसिटल फोस्फेट को रैपिडली इंक्रीज करवाते हैं। ठीक है, जिस हमारे पास एगोनिस्ट है यानी कि वो LTD4 नहीं है पर उसके जैसे दिखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एनोसिटल फोस्फेट का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इसके लेवल को ब्लॉक करने के लिए भी हमारे पास स्टीरियो सिलेक्टिवली होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट होते हैं फेवर करते हैं, एंटागोनिस्ट जो होते हैं उसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, जैसे एगोनिस्ट इंड्यूस इंक्रीज इन एसिटोल फोस्फेट। ठीक है, कोरिलेटेड डायरेक्टली विद जनरेशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस प्रोडक्ट। अगर हमारे पास एनएसिटोल फोस्फेट इंक्रीज हो जाता है तो साइक्लोऑक्सीजनेस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं और स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे हम क्लासेस की बात करते हैं जिसके स्ट्रक्चर हम पहले देख चुके हैं। जैसे PGA है, इसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है यानी कि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, R1 R2 इसकी साइड चेन होती है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, हमने वहां पे जो स्ट्रक्चर पढ़ा था वो हमने इस तरह से पढ़ा था। ठीक है, ये हमने एक साइड चेन बताई थी और यहाँ पे दूसरी साइड चेन बताई थी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 9th कार्बन आ रहा था, यहाँ पे 10 11 12 इस तरह से 10 11 12, ठीक है, इस तरह से कार्बन आ रहे थे और हमने यहाँ पे हमारे पास COH ग्रुप होता है। ठीक है, ये जो हमारे पास फर्स्ट चेन होती है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7th कार्बन होता है ये COH होता है। ठीक है, अब ये जो PGA है इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं। ये जो हमारे पास PGA है इसके हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं, PGA एंड PGA2। इसके ये जो होते हैं ये रिलीज होते हैं मैनी टिश्यूज से। ठीक है, जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है और स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को
इंड्यूस कराता है। पीजीबी 1 बी 2 इसके एग्जांपल्स हैं। ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, लेस बायोलॉजिकल एक्टिव होते हैं ये, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी में कोई इतना ज्यादा रोल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास पीजीडी के अंदर हमारे पास 11th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 9th पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल होता है हमारे पास पीजीडी2 जो कि मास्ट सेल्स और ब्रेन से निकलता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स करता है, स्लीप के रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। पीजीई जो होता है इसके एग्जांपल्स होते हैं पीजीई1 एंड ई2 जो कि मोस्ट टिश्यू रिलीज करते हैं वैसोडाइलेशन में, फीवर में, पेन में और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में, इन्फ्लेमेशन कोज करने में रोल प्ले करता है। उसके बाद पीजीआई जिसको हम प्रोस्टासाइक्लिन भी बोलते हैं, इसके एग्जांपल होता है पीजीआई2 एंडोथेलियल सेल से निकलता है, वैसोडाइलेशन का और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करने का काम करता है, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन्स जो होते हैं ये हमारे पास प्लेटलेट से निकलते हैं, ठीक है, और वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं और ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को प्रमोट करता है। अगर कोई प्लेटलेट के एग्रीगेशन को प्रमोट कर रहा है, ऑब्वियसली वो वैसो को जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं उसको कंस्ट्रिक्ट करने का काम कर रहे हैं। जो उसको जैसे हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन होते हैं, अगर हमारे पास प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कम कर रहा है तो वो ऑब्वियसली वो ब्लड की फ्लो को इंक्रीज कर रहा है, वैसो डायलेशन कोज करा रहा है, ठीक है। अब इसके हमारे पास फंक्शंस आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स के इसमें हमारे पास फंक्शंस आते हैं, ठीक है। GI2 यानी कि हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन्स जो होते हैं ये हमारे पास नॉर्मल ब्लड फ्लो और क्लोटिंग को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास PGI2 है, प्रोस्टासाइक्लिन है, ये क्या कर रहा था, वैसोडाइलेशन कर रहा था। वैसोडाइलेशन मतलब ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रहा था, ठीक है। वैसे ही हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन्स होता है, एक हमारे पास डायलेट कर रहा है तो दूसरा कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, एक हमारे पास एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रहा है तो दूसरा उसको स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। इसी की वजह से हमारी बॉडी में बैलेंस बना रहता है। पीजीआई2 ये हमारे पास गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर HCl रिलीज होता है, ठीक है। उससे हमारी बॉडी, हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, PGE2 एंड I2, ठीक है। जो कि इंक्रीज करते हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को, रिड्यूस करते हैं एसिड के सिक्रीशन को, ठीक है। NSAIDs ड्रग्स होते हैं, ये क्या कराते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर को कोज कराते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं पीजीज को, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर कोज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये PGE2 होता है ये रीनल फंक्शन को भी मेंटेन करता है, रीनल ब्लड फ्लो को, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को भी मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में PGF2 अल्फा, जो कि हमने पहले भी बात करी कि क्या करता है, पार्चुरेशन के टाइम जो होता है ये यूट्रिन की मसल वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है। PGE2 जो होता है ओव्यूलेशन के टाइम इंपॉर्टेंट होता है, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। इसको क्लिनिकली यूज करते हैं टू इंड्यूस लेबर एंड मेडिकल अबॉर्शन के लिए, ठीक है। रेटरी सिस्टम के अंदर PGF2 अल्फा है, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, और PGE2 और PGI2 होता है, ये ब्रोंको डायलेशन करवाता है, ठीक है। इनसे इम्बैलेंस से हमारे पास अस्थमा या फिर एनाफाइलेक्सिस जैसी डिजीज हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर हमारे पास PGD2 होता है जो कि स्लीप को, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। PGE2 जो होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को मॉड्यूलेट करता है और पेन के सेंसेशन को मॉड्यूलेट करता है। PGE2 जो होता है ये हमारे पास सप्रेस करता है लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन को, ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्स में भी रोल प्ले करता है। उसके बाद इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे कोई भी ड्रग होता है, कोई भी एनालॉग होता है, एनालॉग की हमने अभी पहले बात की, जो एनालॉग होता है वो सेम की तरह दिखता है और इंड्यूस करा सकता है, इंड्यूस कराता है किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, ठीक है। और जो एंटागोनिस्ट होते हैं उसके अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ड्रग जो होते हैं वो एनालॉग की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि माइसोप्रोस्टोडोल जो कि PGE1 का एनालॉग है, ठीक है। साइटोप्रोटेक्टिव, साइटोप्रोटेक्टिव का मतलब होता है ये सेल को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल को, ठीक है। हमने अभी ऊपर बात भी करी कि जो अगर हम ये मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे NSAIDs, अगर हम नेसेड्स ले लेते हैं उससे हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर होता है, लेकिन अगर हम माइसोप्रोस्टोल ले लेते हैं, ठीक है, इससे हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर से प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम नेसेड्स ले लेते हैं जो कि हमारे पास क्या करा रहा था, पीजीज को ब्लॉक करा रहा था, लेकिन ये पीजी एनालॉग होते हैं। अगर हमारे पास पीजी जो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन अगर काम करना बंद कर देते हैं तो हमारे पास इसको लिया जाता है, ताकि ये गैस्ट्रिक अल्सर से प्रिवेंशन कराई जा सके, ठीक है। डाइनोप्रोस्ट जैसे हमारे पास PGE2 होता है, ये यूटेरोटोनिक होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस की, ये लेबर को इंड्यूस करने के लिए लिया जाता है। उसके बाद कार्बोप्रोस्ट होते हैं जो कि PGF2 अल्फा के एनालॉग होते हैं, ये भी यूटेरोटोनिक होते हैं, ये भी पोस्ट पार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है।
उसके बाद लेंटेनोप्रोस्ट होता है जो कि PGF2 अल्फा का ही हमारे पास एनालॉग होता है। ऑप्थैल्मिक होता है यानी कि आई रिलेटेड चीजों से, आई रिलेटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है, जैसे कि इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है कोमा के दौरान, ठीक है। एसिड्स के अंदर एग्जांपल एस्पिरिन आता है, ये क्या होते हैं, कोक्स को इनिबिट कर देते हैं। और कोक्स क्या होता है हमारे पास, साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे, जिसके थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहे थे, ठीक है। ये जो होता है कोक्स को ही इनिबिट कर देता है, कोक्स 1 को भी और कोक्स 2 को भी, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो होता है रिड्यूस कर देता है पेन को, फीवर को, इन्फ्लेमेशन को, क्योंकि पीजीज क्या कर रहे थे, इसको इंक्रीज कर रहे थे, पेन को, फीवर को स्टिमुलेट कर रहे थे, ठीक है, इंड्यूस करा रहे थे। अब इसकी जो सिंथेसिस होती है ये कहाँ पे होती है, इसकी जो सिंथेसिस होती है वो होती है हमारे पास ब्रेन के अंदर, मसल्स के अंदर एंड लीवर के अंदर, BML, ब्रेन, मसल्स एंड लीवर, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C20H32 एंड O2, ठीक है। इकोसोनोइड्स आर प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स, ठीक है। एराकिडोनिक एसिड से ड्राइव होते हैं जो कि एसेंशियल फैटी एसिड लिनोलिक एसिड के इलोंगेशन से बनता है, ठीक है। हॉर्मोन्स और अदर स्टिमुलाई जो होते हैं ये हमारे पास फोस्फोलाइपेज की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से एराकिडोनिक एसिड जो होता है वो लिबरेट होने लगता है और वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है फॉर द इकोसैनोइड्स बायोसिंथेसिस, ठीक है। जो हमारे पास एराकिडोनिक एसिड होता है वो दो पाथवे के थ्रू जो होता है फॉर्मेशन करता है इकोसैनोइड्स की, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास अगर वो कोक्स पाथवे के थ्रू जाता है तो हमारे पास बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन। अगर हमारे पास वो लोक्स पाथवे की तरफ जाता है तो हमारे पास ल्यूकोट्रिन्स, लाइपोक्सिन्स बनते हैं, ठीक है। कोक्स पाथवे के अंदर जो एराकिडोनिक एसिड होता है वो कन्वर्ट होता है अनस्टेबल एंडोपेरोक्साइड इंटरमीडिएट्स बाय ए ग्रुप ऑफ एंजाइम, जिसको हम साइक्लोऑक्सीजनेज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसमें अनस्टेबल एंडोपेरोक्साइड की फॉर्मेशन होती है कोक्स पाथवे में, लोक्स पाथवे में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कोक्स पाथवे के अंदर जो होता है हमारे पास एंजाइम के एक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है, ये इंटरमीडिएट जो होते हैं जिसको हम बोल रहे हैं अनस्टेबल, ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ये जो इंटरमीडिएट होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन्स के अंदर, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन से और अदर एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये अनस्टेबल एंडोपेरोक्साइड जो कि इंटरमीडिएट्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन्स, ठीक है। बोक्स पाथवे जो एराकिडोनिक एसिड है उसके मेटाबॉलिज्म से हमारे पास एक सेकंड पाथवे होता है जो कि बायोलॉजिकल एक्टिव ल्यूकोट्रिन्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अभी हमारे पास उसका सिंथेसिस का पाथवे आ गया। इसके अंदर देख कोई इसके अंदर देखो, जैसे कोई भी हमारे पास एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई आई, ठीक है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हमने एनलार्ज करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक पार्ट है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एनलार्ज करके हमने इधर शो किया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आई, जैसे कोई भी हार्मोन आया, हाइपोक्सिया हुआ या फिर इंजरी हुई, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू क्या होता है हमारे पास जो फोस्फोलाइपेज होता है, इनएक्टिवेटेड फोस्फोलाइपेज होता है जो कि एक्टिव हो जाता है, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ दिस सिग्नल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे पास फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जब हमारे पास ये फोस्फोलाइपेज A2 प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास क्या करता है, फोस्फोलिपिड को कन्वर्ट करवा देता है एराकिडोनिक एसिड के अंदर, ठीक है, जो कि सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। एराकिडोनिक एसिड लोक्स पाथवे में जाता है या फिर कोक्स पाथवे में जाता है, लाइपोक्सिजनेस पाथवे या फिर साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे। साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे में हमारे पास क्या बन रहा था, हमारे पास यहाँ पे कुछ साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड इंटरमीडिएट्स की फॉर्मेशन हो रही थी, तो उसके बाद जो एंजाइम अवेलेबल है उसके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के इकोसैनोइड्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर लिक्विड प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर थ्रोम्बोक्सिन्स, ठीक है। अब लोक्स पाथवे यहाँ पे हमारे पास लोक्स पाथवे लाइपोक्सिजनेस पाथवे होता है, ठीक है। हमारे पास जैसे LT4 होता है, ये हमारे पास रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है और ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करवाता है लंग्स के अंदर। वैसे ही हमारे पास एराकिडोनिक एसिड अगर हमारे पास कोक्स पाथवे में चला गया तो हमारे पास यहाँ पे साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड इंटरमीडिएट्स की फॉर्मेशन होती है जो कि हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन्स की फॉर्मेशन करवाता है अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और बेस्ड ऑन दैट एंजाइम्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे इकोसैनोइड्स बनते हैं, ठीक है। जैसे प्रोस्टासाइक्लिन अगर हमारे पास PGI2 बन गया, ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेटेज नाम का एंजाइम होता है, अगर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज होता है या फिर थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज होता है, इसके बेसिस पे हमारे पास इनकी फॉर्मेशन होती है। अब जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं और ये जो थ्रोम्बोक्सिन्स होते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे पास सेलुलर रिस्पॉन्स शो करते हैं,
और जो प्रोस्टासाइक्लिन होते हैं और जो ल्यूकोट्रिन्स होते हैं, ये प्रोस्टासाइक्लिन्स और ये जो ल्यूकोट्रिन्स होते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे पास ह्यूमरल रिस्पॉन्स शो करते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन होते हैं, ये हमारे पास विद इन सेल जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी सेल के अंदर रिस्पॉन्स शो करेंगे। लेकिन जो हमारे पास ये जो ल्यूकोट्रिन्स और प्रोस्टासाइक्लिन होते हैं, हमारे पास ह्यूमरल रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास किसी और ह्यूमरल रिस्पॉन्स शो करते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू या फिर ब्लड ब्लड के थ्रू हमारे पास डिफरेंट टारगेट सेल के अंदर जाते हैं। वहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड साइक्लेज के थ्रू साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं और वहाँ पे रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है। और वैसे ही हमारे पास यहाँ पे है PGE2 यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन जो होते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स शो करते हैं, जहाँ पे बनते हैं वहीं पे रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है। कन्फाइंड वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड, वहीं पे कन्फाइंड रहते हैं जहाँ पे ये इनका सिंथेसिस हुआ है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास इसके प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर इसके एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं, जिसके बाद उनकी फॉर्मेशन होना रुक जाता है। ठीक है। जैसे हमारे पास हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं, ये हमारे पास फोस्फोलाइपेज फोस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास एराकिडोनिक एसिड की फॉर्मेशन ही नहीं होती। हमने ल्यूकोट्रिन्स के अंदर पढ़ा था। ठीक है। और जो हमारे पास जैसे ज़ेलूटोन, ये क्या करता है हमारे पास लोक्स को इनहिबिट करता है। ठीक है। और जो हमारे पास NSAIDs होते हैं, ये हमारे पास COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करते हैं। लेकिन जो कुछ हमारे पास कैलेकोक्सिब नाम का एक ड्रग होता है जो कि हमारे पास सिर्फ COX-2 को इनहिबिट करता है। अभी हम बात करेंगे COX-1 के फंक्शंस क्या होते हैं और COX-2 के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। जो COX-1 और COX-2 को दोनों को इनहिबिट कर रहा होता है, वो हमारे पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा को डिस्टर्ब करता है, ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटी बायोलॉजिकल फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है। जैसे कि हमारे पास कोलेकोक्सिब है। ठीक है। COX-2 है, COX-2 को इनहिबिट करता है। और जो NSAIDs होते हैं ये COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट करते हैं। ठीक है। और जैसे हमारे पास एपोप्रोस्टेनॉल होगी, ये हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन को इनहिबिट करता है। एल्ट्रादिल हो गई, ये हमारे पास PGE1 को इनहिबिट करता है। कार्बोप्रोस्ट हो गया, PGF2 को इनहिबिट करता है। डाइनोप्रोस्टोन हो गया, ये PGE2 को इनहिबिट करता है। याद रही तो कर लेना, नहीं तो इतना कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसे। उसके बाद हमारे पास एराकिडोनिक एसिड जो होते हैं वो इनहिबिट कैसे होते हैं, जैसे ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन ग्लूकोकोर्टिकोइड जो होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोर्टिसोल होगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स लाइक कोर्टिसोल, ये हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ठीक है। लाइपोकोर्टिन को रिलीज करते हैं ग्लूकोकोर्टिसोल। ठीक है। जो कि ग्लूकोकोर्टिकोइड ही है। ये हमारे पास लाइपोकोर्टिन को रिलीज करते हैं जो कि PLA इनहिबिटर है, यानी कि फोस्फोलाइपेज A को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस होते हैं। ठीक है। ये इनहिबिट करेगा फोस्फोलाइपेज A2 को, जिसकी वजह से इनहिबिट हो जाएगा हमारे पास फोस्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड का बनना। तो जो हमारे पास एराकिडोनिक एसिड है वो सबस्ट्रेट है, वो बनेगा ही नहीं। ठीक है। तो जो हमारे पास ल्यूकोट्रिन्स या फिर इनकी सबकी जो हमारे पास इकोसाइनोइड्स है, इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है। नेक्सिन है, इसको भी हम लाइपोकोर्टिन बोलते हैं, जो कि कोर्टिसोल से निकलता है लाइपोकोर्टिन। और एक हमारे पास एनेक्सिन होता है, इसको भी हम लाइपोकोर्टिन बोलते हैं, जो कि ANXA1 जीन से एनकोड होता है इन ह्यूमंस। ठीक है। स्टेरॉइड है, वो भी हमारे पास क्या करता है फोस्फोलाइपेज A2 की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। कौन कौन इनहिबिट करता है? एक तो हमने पढ़ा ग्लूकोकोर्टिकोइड, जैसे कि कोर्टिसोल भी हो सकता है। स्टेरॉइड्स होते हैं, ये भी हमारे पास फोस्फोलाइपेज A2 की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। फिर पास प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होती है, ये ब्लॉक होती है बाय द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जो हम NSAIDs की बात कर रहे थे, जो कि COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट कर रहा था। विच ब्लॉक COX-1 एंड COX-2। अब यहाँ पे COX-1 और COX-2 के फंक्शन पढ़ते हैं, जब आपको पता लगेगा कि COX-1 अगर हम COX-2 अकेले को इनहिबिट करते हैं तो क्या हमारे पास इफेक्ट होते हैं, और COX-1 COX-2 को दोनों को इनहिबिट करने से हमारे पास क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास COX-2 है, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव है, यानी कि हमेशा ये सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। हाउस कीपिंग इसका फंक्शन होता है। गैस्ट्रो प्रोटेक्शन होता है, यानी कि बायोकार्बोनेट को रिलीज कर दिया, एसिड के रिलीज को कम कर दिया। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर किसी ने इसको इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। और भी हमारे पास इसके अंदर कई फिजियोलॉजिकल रोल्स होते हैं। ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को एनहांस करता है और वैसोडाइलेशन को कराता है किडनी के अंदर। अगर हमारे पास COX-1 को इनहिबिट कर दिया तो हमारे पास कितने सारे डिफेक्ट होंगे, जैसे कि हमारे पास ये जो है बाइकार्बोनेट को रिलीज करा था वो नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा, गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा तो हमारे पास clotting नहीं होगा। क्या होता है, इसको इंड्यूसिबल बोलते हैं। कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई आती है उसके बाद ही अपना रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है। ये हमारे पास इंड्यूस होता है बाय द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन जो होती हैं इनहेंस करती हैं एजिंग को, इन्फ्लेमेशन को। ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, यानी कि प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर, किडनी के अंदर। सोडियम को इंक्रीज कर देता है और फ्लूइड का एक्सक्रीशन करवा देता है। सोडियम और फ्लूइड का ये एक्सक्रीशन करवाने में रोल प्ले करता है।
जैसे हमने कोलेकोक्सिब पढ़ा जो कि हमारे पास सिर्फ कोक्स-2 को इनहिबिट कर रहा था। लेकिन जो एनासिड्स होते हैं जैसे कि हमारे पास एस्पिरिन हो गई, हमारे पास कोक्स-1 और कोक्स-2 दोनों को इनहिबिट करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारे पास एस्पिरिन होती है वो हमें सोच समझ के लेनी चाहिए। ठीक है? कुछ फीचर जो होते हैं कोक्स-1 के लिए ही जो यूनिक होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये थ्रोम्बोक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है, जो एक्टिवेट करता है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, ठीक है? और ये हमारे पास कुछ ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोड्यूस करता है जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को। ये हमारे पास इसका जो है यूनिक फंक्शन है, ठीक है? फिर कुछ और भी फंक्शंस हैं जैसे कि हमारे पास पैथोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन, जैसे इंजरी। अब हमारे पास इंजरी के टाइम क्या करेगा ये हमारे पास क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करवा देगा ब्लड वेसल्स की, ठीक है? ब्लड वेसल्स की वैसोडाइलेशन करा देगा, यानी कि अगर हमारे पास ब्लड वेसल का डायमीटर थोड़ा कम है, उसके डायमीटर को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ईज़ी होने लग जाएगा, ठीक है? अब क्या होगा इसके इंजरी के टाइम ये क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करा देगा, जिसकी वजह से परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, माइग्रेशन होने लग जाएगा न्यूट्रोफिल्स का। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास अगर कहीं भी इंजरी होती है तो सबसे पहले जो सेल जो होती है वहां उसकी तरफ मूव करती है वो होती है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, ठीक है? तो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे इंजर्ड सेल की तरफ, वहां पे उसको फेगोसाइटोसिस कर लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे सेल डैमेज को, जो सेल डैमेज हुई उसको एनगल्फ कर लेंगे और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करता है। एसिड्स होते हैं यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, क्लासिकल और म्यू। जो क्लासिकल होती है वो नॉन सिलेक्टिव कोक्स इन्हिबिटर होती हैं, यानी कि कोई सिलेक्टिव कोक्स को इन्हिबिट नहीं करती, कोक्स 1 या कोक्स 2, वो दोनों को इन्हिबिट करती है। कोई सिलेक्टिविटी नहीं है उसके पास, ठीक है? ये इनहिबिट करेगी कोक्स 1 को और कोक्स 2 को। जो हमारे पास पेप्टिक अल्सर है उसको इंक्रीज कर देती है, गैस्ट्रिक अल्सर को इंक्रीज कर देती है, ब्लीडिंग के चांसेस को इंक्रीज कर देती है। अगर हमारे पास वहाँ पे कोगुलेशन नहीं होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, वहाँ वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ब्लड के लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएँगे, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएँगे, ठीक है? अब हमारे पास एनासाइटिस दूसरी टाइप के होते हैं जैसे म्यू, ये सिलेक्टिविटी शो करती है। ये हमारे पास सिर्फ कोक्स-2 को इन्हिबिट करती है क्योंकि कोक्स-1 के कुछ अलग डिफरेंट फंक्शन है, यूनिक फंक्शंस हैं। तो इसीलिए हमारे को कुछ ऐसी ड्रग्स की रिक्वायरमेंट थी कि जो हमारे पास सिर्फ कोक्स-2 को इन्हिबिट करें, कोक्स-1 को इन्हिबिट ना करें। तो इसलिए हमारे पास म्यू आता है। म्यू हमारे पास इसका एक टाइप होता है, एनासिड्स का टाइप होता है म्यू, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास सिलेक्टिव कोक्स-2 इन्हिबिटर ड्रग्स होते हैं, जो कि कोक्स-2 को सिर्फ इन्हिबिट करते हैं, कोक्स-1 फ्री रहता है। ये जो हमारे पास अल्सर के चांसेस हैं उसको भी कम कर देता है और जो क्लॉटिंग है उसको भी बढ़ा देता है। जैसे कि हमारे पास सेलेब्रेक्स, कोलेकोक्सिब, ठीक है? और जो दोनों को इन्हिबिट करता है क्लासिकल में हमने पढ़ा एस्पिरिन, ठीक है? थैंक यू सो मच अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।